नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एलपी सीबीटी 2 और यहाँ पे जो अपना बैच चल रहा है रामबाण बैच और ट्रेड है अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इसके अंदर आज एक और नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे और वो चैप्टर है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जो मोटर है यानी कि तुल्यकालिक मोटर। ये तुल्यकालिक जो मोटर है, अगर सीधा नाम दिया गया है इसका मतलब है ये 3 फेज तुल्यकालिक मोटर है, क्योंकि मेरे दोस्तों सिंगल फेज भी होती है। तो सिंगल फेज देगा तो वो सिंगल फेज सिंक्रोनस लिखेगा। अगर सिंक्रोनस नहीं लिख रहा है यानी कि वो फेज नहीं लगा रहा है, इसका मतलब अपने आप में कौन सी है, ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। आइए यहाँ पे अपन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। और ये लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे उपनाम की। उपनाम कौन कौन से होते हैं तो आइए देखते हैं। पहला नाम तो यही हो गया कि तुल्यकालिक मोटर। दूसरा नाम हो गया इसका सिंक्रोनस मोटर। कौन सा हो गया? सिंक्रोनस मोटर। तीसरा नाम हो गया इसका तुल्यांकी मोटर। कौन सा नाम हो गया? तुल्यांकी मोटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 4 यानी कि समकालिक मोटर। कौन सा होता है? समकालिक मोटर। नंबर 5 यहाँ पे डबल एक्साइटेड मोटर। और नंबर 6 दोहरा उत्तेजित मोटर। ये डबल एक्साइटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रोटर और स्टेटर दोनों पे सप्लाई देते हैं और वहाँ मोटर को उत्तेजित करते हैं। दोनों जगह सप्लाई देने के कारण इसे दोहरा उत्तेजित मोटर यानी डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। बात यह आती है कि इसे समकालिक यानी कि सिंक्रोनस मोटर कहते क्यों हैं। मेरे दोस्तों सीधी सी भाषा में अगर अपन ये समझें कि भैया इसका ये बॉडी होती है, बॉडी के अंदर स्टेटर होता है, ठीक है। इस स्टेटर के अंदर ये खांचे होते हैं। यहाँ जो ये खांचे होते हैं इसमें अपन डालते हैं वाइंडिंग। क्या डालते हैं? वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग होती है ये कितने फेज वाइंडिंग होगी? 3 फेज वाइंडिंग होगी। कितने फेज वाइंडिंग होगी? यहाँ 3 फेज वाइंडिंग होगी। और जैसे ही 3 फेज वाइंडिंग होती है तो ये कितने डिग्री अंतर पर होगी? 120 डिग्री अंतर पर होती है। और यहाँ पे इसके 3 टर्मिनल निकलेंगे और इसे सप्लाई कौन सी दे देंगे? 3 फेज 415 वोल्टेज। 415 वोल्टेज अपन सप्लाई दे देते हैं। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स गति करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर कितने फेज है? तो 3 फेज है। अब बारी आती है कि इसके अंदर क्या लगाएं, तो अंदर घूमने वाला भाग होगा। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो मेरा रोटर होगा ना, यहाँ पे जो रोटर होता है ये विशेष प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ये विशेष प्रकार का इस प्रकार से होता है। ये रोटर होता है विशेष प्रकार का ऐसे। अगर यहाँ स्क्वायरल केज रोटर डाल देते, पिंजरा प्रेरण रोटर डाल देते तो वह ये मोटर तुरंत स्टार्ट हो जाती। लेकिन मोटर कौन सी बनती फिर? पिंजरा प्रेरण मोटर बनती यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर बन जाती। लेकिन अपन बनाना चाहते हैं तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर कहते किसे हैं? तो अपन ये कहते हैं कि भाई इसका जो ये रोटर है ना, ये रोटर जो है ये कौन सी गति पर चले, तो हम कहते हैं इसके अंदर कोई गति है क्या? कौन सी गति है? सिंक्रोनस गति। तो इसका जो रोटर है वो अगर सिंक्रोनस गति पे चल जाए तो हमारी मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। न तो 1 आरपीएम कम होना चाहिए और न 1 आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए। ये 1800 आरपीएम है तो 1800 आरपीएम ही रोटर का घूमना चाहिए। तो भैया हमने डाल दिया ये रोटर अंदर, यहाँ रोटर डाल दिया तो हमने कहा कि यहाँ एन है, यहाँ एस है, यहाँ एन है, ये एस है। इस तरह पोल बन गए। हमने ये कहा कि भाई यहाँ जैसे एन है ये, क्योंकि इसके जो रोटर है ना यहाँ पे इसको उत्तेजित करने के लिए हम सप्लाई देंगे और सप्लाई देते हैं इस पर डीसी।
रोटर के ऊपर सप्लाई कौन सी देंगे? अरे डीसी तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे डीसी कितनी देंगे? 110 वोल्टेज डीसी देंगे। जबकि स्टेटर पर कौन सी सप्लाई होगी? 3 फेज एसी। और कितना वोल्टेज होगी? 400 वोल्टेज कह दो, 415 कह दो, 440 कह दो, 450 कह दो, कोई सा भी एक शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे ये भी उत्तेजित हो गया, ये भी उत्तेजित हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ बोल बोल, क्या हुआ? पढ़ेगी वो तो आज ही थोड़ी पढ़ रही है। इसका मतलब तो आया ही बहुत दिनों में आज। हाँ, तो अब जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे ये एन है तो ये भी एन है। एन एन के मध्य बोलो कौन सा बल पैदा होता है? प्रतिकर्षण। कौन सा होता है? यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। और एन और एस के मध्य, तो ये जो आपका डमरू है, रोटर है, ये थोड़ा सा यूं आगे खिसकेगा, क्योंकि ये धक्का देके भेजेगा, ये खींचने की कोशिश करेगा, तो ये आपका आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? जैसे ही इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आता है, तो भैया यहां से यहां तक आएगा तो कुछ समय लेगा। समय लेगा तो आपके स्टेटर में मेरे ख्याल से एसी चल रही है। हम कह रहे हैं जब ये एन था तो हमारी धारा यहाँ थी, और जब ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हमारी धारा यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो बोलो नीचे आया कि नहीं आई धारा? और ये पहले एन था, ये एस था। जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ दिशा चेंज हुई कि नहीं हुई? और दिशा चेंज होगी तो इन भाई साहब की दिशा चेंज होगी कि नहीं होगी? तो ये तो बन जाएगा और ये बन जाएगा एस, लेकिन ये तो डीसी है, इसमें तो डीसी है, तो इसका एन तो एन ही रहेगा, इसका एन तो एन ही रहेगा। अब इसकी ग्रह खराब, वापस यहाँ जैसे ही पहुंचा, पहले तो खींच रहा था हाथ पकड़ के, लेकिन जैसे नजदीक पहुंचा इसने अपना रंग दिखा दिया। दूर से तो आकर्षण और पास आते ही मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ प्रतिकर्षण हो गया। क्यों? एन और एन के मध्य, और ये दूर से एस बन गया तो ये आकर्षित कर रहा है। अब ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुँचाए था, इतने में ये दिशा चेंज हो गई, और दिशा चेंज होते वापस अपने पॉइंट पे आ गया। फिर जैसे ही यहाँ पहुँचा इतने में यहाँ पहुँच गया आगे, फिर वापस चेंज हो गया, और ये भाई साहब ऐसे डमरू की तरह ये नाचता ही रह गया यहाँ। और ये नाचता ही रह गया, ये रोटेट हुआ ही नहीं। और रोटेट नहीं हुआ तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हुई क्या? इसका मतलब वह मोटर जो 3 फेज होते हुए भी अस्वचालित होती है, तो बताओ कौन सी मोटर? तो ये सिंक्रोनस मोटर 3 फेज होते हुए भी अस्वचालित होती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी कि नॉन सेल्फ स्टार्ट? तो ये अस्वचालित होती है, यानी नॉन सेल्फ स्टार्ट होती। तो भैया इसके रोटर पर कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी देते हैं। कितनी देते हैं? स्टेटर पर कौन सी सप्लाई होती है? एसी होती है। कितनी फेज? कितना वोल्टेज? हो गया। ये इसको उत्तेजित करेगी, ये इसको उत्तेजित करेगी, तो 2 जगह उत्तेजित हो गई। और 2 जगह उत्तेजित होने के कारण इसे डबल एक्साइटेड या दोहरा उत्तेजन मोटर भी कहते हैं। ये डीसी किसके द्वारा मिलती है? तो एक्साइटर के द्वारा। किसके द्वारा मिलेगी? एक्साइटर के द्वारा मिलती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं हम, तो भाई पहले तो एक काम है, इसके रोटर को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डमरू की तरह नाच रहा है। तो एक बार अगर घूम गया ना तो फिर ये मौसम बना लेगा। तो एक बार घुमाने के लिए, यानी इसको चालू करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यांत्रिक ऊर्जा प्राइम मूवर के द्वारा देते हैं हम। यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा देंगे? प्राइम मूवर के द्वारा देते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा देके सेल्फ स्टार्ट कर देंगे। बाद में आपके प्राइम मूवर को हटा लीजिए आप। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा देकर के इसको स्टार्ट किया जाता। तो इसको स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए 3 विधियाँ होती है। एक होती है आपकी पोनी मोटर। पोनी मोटर आपकी एसी सीरीज मोटर होती है, जिसे यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। दूसरा होता है डीसी मोटर,
और तीसरी होती है यहाँ पे एक डैम्पिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं। तो ये 3 विधि के द्वारा इस मोटर को क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसकी क्षमता किस में होती है? KVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ना कि रजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे और कैपेसिटर में भी यही जुगाड़ था। तो यहाँ पे ये पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कैपेसिटर भी पावर फैक्टर सुधारने के लिए, इसलिए इसको कैपेसिटर सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जाना जाता। तो उन सब चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। अभी तो अपने बेसिक देखा, तो यहाँ पे देखो आगे। अब बेसिक समझ में आया थोड़ा सा इसका? ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी मोटर है? तो देखो भाई, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। यहाँ पे तो देखो भाई, यहाँ पे सीधा सीधा सब समझते हैं। वह है एसी मोटर जो सिंक्रोनस गति पर चलते हुए तुल्य यानी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती। किसको किस में बदल रही है? वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। लेकिन कब? जब सिंक्रोनस चाल पर चल रही है, वो सिंक्रोनस गति पर चलते हुए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती। साफ साफ कह रहा है, ये सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। ठीक है। लेकिन कब? जब सिंक्रोनस गति पर चलते हुए। नेक्स्ट है, इस मोटर में रोटर की जो गति होती है वो सिंक्रोनस गति की क्या होती है? यानी हमने कहा कि NR बराबर क्या होना चाहिए? NS। अगर NR ज़्यादा है तो वो कौन होता है? वो अल्टरनेटर होता है। और सिंक्रोनस गति ज़्यादा होती है तो प्रेरण मोटर। और दोनों बराबर होते हैं तो सिंक्रोनस मोटर होती है। इस मोटर के स्टेटर को क्या? इस मोटर के स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई से तथा रोटर को DC सप्लाई प्रदान करते, जिसके कारण इसे डबल एक्साइटेड मोटर कहते। यह अस्वचालित यानी कि नॉन सेल्फ स्टार्ट। अस्वचालित का मतलब भैया सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यह डैम्पर वाइंडिंग के साथ क्या होती है? भाई अपन ने अभी कहा कि 3 विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको चालू करते हैं। तो 3 विधि के अंदर जो तीसरी विधि है डैम्पर वाइंडिंग, वो अगर लगा देंगे तो डैम्पर वाइंडिंग के साथ तो ये क्या हो जाती है? सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारी सिंगल फेज मोटर थी, सिंगल फेज जो मोटर थी वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। उसी प्रकार ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन डैम्पर वाइंडिंग के साथ क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। अरे भाई, आप कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन आपका यार दोस्त आया और उसके साथ आप निकल पड़े, तो आप गए तो सही ना, ऐसे तो नहीं गए, लेकिन किसी के साथ में गए फिर। तो यह है सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की क्या होती है? बिना यांत्रिक ऊर्जा के आपकी सिंक्रोनस मोटर प्रारंभ नहीं होती है। यह मोटर अग्रगामी, पश्चगामी व इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है, सिंक्रोनस जो मोटर होती है ये कौन से पावर फैक्टर पर काम करेगी? तो मेरे दोस्तों, ये अग्रगामी पे भी काम करती है, पश्चगामी पे भी काम करती है और इकाई पावर फैक्टर पर भी कार्य करती। तो ये तीनों पे काम करती है। जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है। लेकिन ध्यान रखना, वो आपसे सीधा पूछे कि मेरे को तीनों पे मतलब नहीं है, मेरे को तो सीधा बताओ कि सामान्यतः सबसे ज़्यादा काम किस पे करती है, तो अपन सीधा सा बताएंगे कि इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। किस पर काम करती है? इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। सामान्यतः यह इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती, सामान्यतः पूछे तो इकाई, और वैसे तीनों पावर फैक्टर पर काम करती। सिंक्रोनस मोटर
150 किलोवाट से 15 मेगावाट क्षमता में होती है। यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। जब भाई साहब ये घूमी नहीं, यानी कि जीरो होता है, इसलिए तो चालू नहीं हुई है। अगर इसका स्टार्टिंग टॉर्क इस तरीके से बन जाता तो हमारी मोटर दौड़ने लग जाती। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? शून्य। और इसमें आपसे स्टार्टिंग टॉर्क के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्लिप कितनी होती है। तो स्लिप भी कितनी होती है, क्योंकि अपने का सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर ही स्लिप है। तो भैया दोनों की गति बराबर होती है इसमें तो, और बराबर में से बराबर यानी 50 में से 50 घटाओ तो जीरो। तो इसकी गति पूछ ले, सॉरी स्लिप पूछ ले तो भी जीरो, टॉर्क पूछ ले तो भी जीरो। ठीक है। इसे नो लोड पर चलाया जाता है। भाई जब ये खुद ही चालू नहीं हो रही तो भारी लोड पे तो कहाँ से चालू होगी। तो इसलिए इसको नो लोड पर क्या किया जाता है? चलाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि सिंक्रोनस मोटर की जो क्षमता होती है वो kVAR, बिना के भी पूछ सकता है तो VAR, बड़ी क्षमता है यानी के लगा दिए, और बड़ी होती है तो एम, के की जगह एम भी लगा सकते हैं ना। तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव फुल फॉर्म होती है। सिंक्रोनस मोटर की साइज पूछ ले तो केवीए में होती है, साइज केवीए में होती है, और रेटिंग यानी क्षमता kVAR के अंदर होती है। अब कार्य प्रणाली क्या है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खूब डायग्राम बना के समझाया था, वापस देख लीजिए। इस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र रोटर पोल से टकराता है तो समान ध्रुव के पोल बन जाते हैं और दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता जिससे रोटर आगे खिसकता है। लेकिन स्टेटर पोल की ध्रुवता एसी धारा के कारण बदल जाती है जिससे दोनों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोटर वापस पीछे आ जाता है और इसी प्रकार कंपन करता रहता है जिससे मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो यहां पे जो रोटर है वो केवल कंपन करता रहता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या कारण है कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई, तो अपन बताएंगे भाई वहां सिंक्रोनस मोटर में चुंबकीय लॉकिंग सिद्धांत हो जाता है, यानी दोष पूछे तो लॉकिंग हो गया था ये, और ये चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है लॉकिंग पे। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ये है तो ये पोल इसका, ठीक है, ये, और पोल के अंदर बोलो चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? चुंबक बनेगा ना। तो हमने कह दिया कि वहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एन है, और भैया इसका यहाँ पे अपन ने कहा कि ये भी है तो इसके अंदर भी तो बनेगा। तो हमने कह दिया ये एस है, ये एस है तो ये एन है, तो इसका चुंबक और इसका चुंबक, पोल नहीं चुंबक, इन दोनों में लॉक हो जाएगा और ये भी लॉक हो जाएगा, और ये चुंबक तो घूम रहा था ना, तो दोनों भाई साहब साथ साथ चल रहे हैं यूं, और दोनों साथ साथ यूं चल रहे हैं तो ये चुंबकीय लॉकिंग सिद्धांत ही तो हुआ। तो ये चुंबकीय लॉकिंग के कारण ये क्या करते हैं, घूमते हैं, और ये आगे पीछे भी नहीं होते थोड़े से। इसीलिए कहा जाता है कि रोटर की जो गति है वो सिंक्रोनस गति के बराबर होती है, न तो 1 आरपीएम कम न 1 आरपीएम। जब लो की हो गए तो कम ज्यादा का तो सवाल ही नहीं होता। आगे देखो, यहां पे अपन ने कहा कि NS बराबर NR है, तो मशीन कौन सी? NS अगर ज़्यादा है और NR कम है तो प्रेरण मोटर, और NS कम है NR ज़्यादा है तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा? अल्टरनेटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, ये के नहीं है, के काट देना ना। सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति सिंक्रोनस गति से न तो 1 आरपीएम कम न 1 आरपीएम अधिक होती है, अर्थात सिंक्रोनस गति के क्या होती है? बराबर होती है। कई बार पूछ लेता है ये। तो भैया यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें पूरी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं कराया, क्योंकि पूरा का पूरा शुरू से यहाँ तक जो अभी तक पढ़ाया है ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? हाँ जी। सिंक्रोनस मोटर के भाग, अब भाग देख लीजिए, जहाँ जहाँ अलग है
वहाँ देखते हैं। स्टेटर की बात करते हैं तो भैया इसमें 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री अंतर पर स्थापित करके 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई अपन क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, यानी प्रदान इसको करते हैं। तो ये स्टेटर हो गया। अब आता है रोटर, यानी बीच में घूमने वाला भाग। यह एक घूमने वाला भाग होता है, ठीक है। रोटर को उत्तेजित करने के लिए रोटर पर वाइंडिंग लपेटकर 110 वोल्ट DC सप्लाई प्रदान करते हैं। तो रोटर 2 प्रकार के होते हैं, एक बेलनाकार होता है और एक सैलिएंट प्रकार का अपन प्रयोग करते हैं, जिसे समुन्नत प्रकार का कहते। तो यह ध्यान रखना, रोटर को उत्तेजित करने के लिए, यानी ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोटर को उत्तेजित करने के लिए कौन सी सप्लाई दी जाती है, तो हम कहेंगे 110 वोल्टेज DC सप्लाई देते हैं। और ये किसके द्वारा दी जाती है, तो एक्साइटर के द्वारा। और एक्साइटर कौन है, DC शंट जनरेटर होता है। यहाँ पूछ ले कि स्टेटर को उत्तेजित करने के लिए सप्लाई कौन सी देते हैं, तो हम सीधा कहेंगे भाई 3 फेज 415 50 हर्ट्ज AC सप्लाई देते हैं। तो स्टेटर को उत्तेजित करने के लिए ये, और रोटर को उत्तेजित करने के लिए ये। क्लियर, दोनों उत्तेजित हो गए। अब यहाँ पे ये हो ही गया। इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि एक्साइटर यानी उत्तेजक होता क्या है। तो यहाँ पे समझो, यह एक छोटा DC शंट जनित्र होता है जो 110 वोल्टेज से लेकर के 250 वोल्ट तक DC प्रदान करता है। यह मोटर की शाफ्ट पर लगा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्राइम मूवर। अब ये प्राइम मूवर क्या है, अरे भाई हमारी मोटर चालू ही नहीं हो रही थी, तो चालू नहीं हो रही तो उसको धक्का देना है, धक्का प्लेट हो गई हमारी मोटर, तो उसको घुमाने के लिए जिस जुगाड़ का प्रयोग करते हैं उसे प्राइम मूवर कहते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभ करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति प्राइम मूवर कहलाती है। और आपका एक्साइटर कहाँ लगा होता है, शाफ्ट पर लगा होता। अब देखो, एक शब्द है तुल्यकालिक चाल, सिंक्रोनस स्पीड, ये अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं। स्टेटर था, स्टेटर के अंदर वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग को सप्लाई दे दी, सप्लाई के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है, गति कर रहा है, उसी गति को हम क्या कहते हैं, तो मोटर के स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स की जो गति होती है उस गति को ही हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं। उसका सूत्र होता है NS बराबर F इंटू 120/P। ओरिजिनल में सूत्र तो क्या था, F बराबर PN/120। ये सूत्र तो सबको याद है। तो इसमें ये जो गति है ना N, यही सिंक्रोनस गति होती है हमेशा। फिर आता है रोटर गति। मोटर के अंदर जो रोटर घूम रहा था उसे रोटर गति कहते हैं। दोनों की गति आपस में क्या है, बराबर होती है। तो रोटर गति 1500 से 1800 RPM होती है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। और रोटर गति हमेशा नेम प्लेट पर होती है। यहाँ पे इस मोटर में रोटर गति और वह सिंक्रोनस गति दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस मोटर में NR व NS का अंतर 0 होता है। पहली बात तो यहाँ बराबर होता है, लेकिन आपसे पूछे कि दोनों का अंतर बताओ, भाई जब दोनों बराबर है तो अंतर 0 ही आएगा। लेकिन आपसे पूछे दोनों का अनुपात बताओ, तो 50-50 गति है जैसे, तो ये है। तो ध्यान से बताना, जो पूछ रहा है उसी का जवाब देना, क्योंकि ऑप्शन में 0 मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अंतर पूछे तो 0 करना है, और अनुपात पूछे तो 1 करना है। क्लियर। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितनी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ जो NS और NR है इसका अंतर ही स्लिप होती है। तो दोनों, जैसे ये 50 है तो ये 50 में से 50 गया तो क्या बचा, 0। और ये स्लिप क्या होती है, 0। टॉर्क भी क्या होता है, 0। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए किन्हीं 2 फेज आपस में बदल दिए जाते हैं। जैसे अपन 3 फेज प्रेरण मोटर के अंदर दिशा बदल रहे थे, सेम डिट्टो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंडरलाइन कर लेना है ना, वैसे नोट लिख रखा है। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क के प्रकार, भाई यहाँ पे टॉर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जरा इनको भी समझ लेते हैं। तो देखो, पहला है प्रारंभिक टॉर्क। अब ये प्रारंभिक टॉर्क क्या है, तो अपन कहते हैं मोटर को स्टार्ट करने में जो अधिकतम टॉर्क लगता है
मोटर स्टार्ट है क्या आपकी? नहीं है ना। तो मोटर को स्टार्ट करने में जो अधिकतम टॉर्क लगाया जाता है शुरू में, उसको हम स्टार्टिंग टॉर्क के नाम से जानते। और ध्यान रखना, इस टॉर्क को ही हम ब्रेक अवे टॉर्क कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेक अवे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। आगे दूसरा टॉर्क देखो, दूसरा है रनिंग टॉर्क। भाई प्रारंभिक का तो क्या है, वो धक्का ही दे रहा है बस हल्का सा, लेकिन वो स्टार्ट थोड़ी हुई। लेकिन ये कह रहा है रनिंग टॉर्क, जिसको चालित टॉर्क कहते हैं, कि जब मोटर रनिंग अवस्था में टॉर्क उत्पन्न करती है, रनिंग अवस्था में जो उत्पन्न करेगी उस टॉर्क को अपन क्या कहते हैं, उसका अधिकतम टॉर्क रनिंग टॉर्क कहलाता है। अब यहां पे और देखो, टॉर्क की कमी नहीं है, फुल है। तो यहां पे पुल इन टॉर्क यानी कर्षण टॉर्क। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। यहां हम ये कह रहे हैं इस प्रकार से, बीच में रोटर है, तो ये आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी क्या? नहीं होगी। सेल्फ स्टार्ट कहाँ होती है? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो शुरू में जो टॉर्क लगाया वो तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है, और जैसे धीरे से ये स्टार्ट होने लगी और उसमें जो अधिकतम टॉर्क बना रनिंग अवस्था में, तो वो रनिंग टॉर्क हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर चुंबकीय जो फ्लक्स है ना, वो तो आपका सपोज करते हैं 1000 आरपीएम पर चल रहा है, आरपीएम। लेकिन हमारा जो रोटर है ना शुरू में, वो 1000 पे नहीं है। तो जब इसको सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे ना, तब ये प्रेरण मोटर की तरह काम करती है शुरू में। मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि यहां पे इसका जो रोटर है, इसमें यहां पे तांबे की छड़ें लगाते हैं, और तांबे की छड़ों को डैम्पर वाइंडिंग के साथ शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो यहां पिंजरा प्रेरण की तरह ये स्टार्ट होती है, और इसकी जो गति होती है वो इस 1000 से कम होती है। मान लिया जैसे 900 आरपीएम है, शुरू में 900 आरपीएम है। अब मुझे बनाना है इसको सिंक्रोनस मोटर। भाई सिंक्रोनस तब बनेगी जब ये 900 की जगह कितने पे चले? 1000 पे चले, तभी तो सिंक्रोनस बनेगी। ये तो प्रेरण मोटर है। अब सुनो ध्यान से, तो ये चल तो 900 पे रही है, और यहां सिंक्रोनस गति कितनी है? 1000। तो इस प्रेरण अवस्था, ये प्रेरण अवस्था है, ये सिंक्रोनस अवस्था है। तो प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था तक लाने में जो टॉर्क लगाया जाता है, उस टॉर्क को पुल इन टॉर्क या कर्षण टॉर्क कहते हैं। मतलब ये पीछे चल रही है। जब ये पीछे चल रही है, जैसे सपोज करो 2 कैंडिडेट हुआ और कोई एग्जाम का फिजिकल है, और आप तेज दौड़ रहे हो, और आपका खास भाई है और वो थोड़ा सा आपसे पीछे रह रहा है, और वहाँ पे लाइन भी नज़दीक है, तो उसको क्या करोगे? हाथ पकड़ के और अपने तक बराबर लेके आओगे। तो पीछे से आगे तक लेके आते हो ना, तो वो जो जोर लगा रहे हो, उस जोर को ही यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? पुल इन टॉर्क कहते हैं। भाई रोटर आपका पीछे चल रहा है और स्टेटर आपका 1000 पे चल रहा है, तो 900 से 1000 तक लाने में जो टॉर्क लगाया जाता है उसे हम पुल इन टॉर्क कहते हैं। तो ये है प्रेरण अवस्था, ये है सिंक्रोनस अवस्था। तो प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था तक लाने में जो टॉर्क लगाया गया है, वो टॉर्क आपका क्या कहलाएगा? पुल इन टॉर्क यानी कर्षण टॉर्क कहलाता है। वह टॉर्क जो मोटर को प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाता है, उसे पुल इन टॉर्क कहते हैं। अब अपना भाई अपने बराबर में आ गया ना। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तब भी तो कोई ना कोई टॉर्क लग रहा है। तो जब सिंक्रोनस अवस्था में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उस सिंक्रोनस अवस्था में जो टॉर्क लगता है उसे कहते हैं पुल आउट टॉर्क। क्या कहते हैं? पुल आउट टॉर्क या विकर्षण टॉर्क कहते हैं कि मोटर का वह टॉर्क जो मोटर को हमेशा सिंक्रोनस अवस्था में बनाए रखता है, पुल आउट टॉर्क कहलाता। एक होता है ब्रेक डाउन टॉर्क। क्या होता है?
ब्रेक डाउन टॉर्क यानी कि भैया बात ऐसी है कि मोटर का वह टॉर्क जो मोटर को सिंक्रोनस अवस्था से बाहर कर देता है। यानी कि मोटर और रोटर दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश रोटर को पकड़ के आपने खींच लिया तो रोटर पीछे रह गया, और वहाँ सिंक्रोनस गति ज़्यादा हो गई, तो सिंक्रोनस मोटर बनेगी क्या? अब नहीं बड़ी, तो सिंक्रोनस अवस्था से बाहर हो गया ना। तो वहाँ तो मोटर का वह टॉर्क जो मोटर को सिंक्रोनस अवस्था से क्या कर देता है? बाहर कर देता है, तो वो ब्रेक डाउन टॉर्क, यानी ब्रेक लगा करके उसको रोटर को रोक दिया, ऐसे समझो आप। तो वहाँ ब्रेक डाउन टॉर्क कहलाता है। तो टोटल कितने प्रकार के? मोटर को स्टार्ट करने में लगाया गया अधिकतम टॉर्क क्या कहलाएगा? स्टार्टिंग। जब वो रनिंग अवस्था में आ जाता है तो कौन सा होगा? और वहाँ पे प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए जो टॉर्क लगाता है वो पुल इन टॉर्क कहलाता, और सिंक्रोनस अवस्था में बनाए रखने के लिए पुल आउट टॉर्क, और उसको ब्रेक लगा करके रोक दिया जाता है या सिंक्रोनस अवस्था से बाहर कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन टॉर्क कहते हैं। इस प्रकार से 5 टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है। देखो आगे, यहाँ पे टॉर्क कोण, मोटर में स्टेटर पोल तथा रोटर पोल के मध्य कोण को टॉर्क कोण कहते हैं। इस टॉर्क को मंदक कोण भी कहते हैं, मंदक कोण भी कहते हैं, ध्यान रखना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंक्रोनस मोटर के प्रकार। अब भैया यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के अपन प्रकार समझते हैं। तो ये देखिएगा सिंक्रोनस मोटर के प्रकार, तो ये 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य सिंक्रोनस मोटर होती है और एक होती है आपकी ऑटो सिंक्रोनस मोटर, सेल्फ स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये संरचना आपने देखी। संरचना में ये आपके फील्ड पोल होते हैं, इनके बीच में ये खांचे होते हैं, और खांचे होते हैं तो इसमें वाइंडिंग डाल दी, 3 फेज वाइंडिंग डाल दी, 120 डिग्री अंतर पे डाल दी, और इसे AC सप्लाई से जोड़ दिया। बीच में आपका घूमने वाला भाग आ गया। बीच में जो घूमने वाला भाग होता है उसे रोटर कहते हैं। इस पर वाइंडिंग कर दी, वाइंडिंग करने के बाद इसको DC सप्लाई देते हैं, तो ये भी उत्तेजित हो गया, ये भी उत्तेजित हो गया, उसके बावजूद भी ये चालू नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है तो यहाँ एक प्राइम मूवर लगाएंगे, इसे थोड़ा सा क्या कर देंगे? घुमा देते हैं। घुमाने के बाद में ये क्या हो जाती है? चालू हो जाती। कितनी विधि से चालू होगी? 3 विधि से। कितनी विधि से? एक होती है पोली, एक होती है DC, और एक होती है डैम्पर वाइंडिंग, अभी पढ़ेंगे। इसका पावर फैक्टर इकाई होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई। तो इम्पोर्टेंट है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क सुनने, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। वो सेल्फ स्टार्ट इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क की क्या है उसका सुनने है। इसकी गति को सामान्यतः घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। भाई कहाँ से बढ़ाएगा, कहाँ से घटाएगा? जब सिंक्रोनस गति के साथ में वो लॉकिंग होके चल रही है तो नॉर्मली तरीके से उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। रोटर की उत्तेजना बढ़ने के लिए लीडिंग पावर फैक्टर तथा उत्तेजना घटाने के लिए लैगिंग पावर फैक्टर हम प्रयोग करते। भाई साहब ये कह रहा है ये DC है, मैंने मान लिया कि ये 100 वोल्टेज है। अगर आप 100 से ज़्यादा देते हो ना, 100 से ज़्यादा देते हो तो ये ओवर DC उत्तेजना है, ओवर एक्साइटेड हो गया। और ओवर एक्साइटेड होता है तो हमारी मोटर अग्रगामी यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। अगर यहाँ वोल्टेज 100 से नीचे है यानी 80 पे काम कर रहा है तो ये कम उत्तेजित है, और कम उत्तेजित है तो ये पश्चगामी पावर फैक्टर पे काम करेगी। और जब यानी सामान्य केवल 100 पे काम करती है तो ये सामान्य उत्तेजना है, और सामान्य उत्तेजना पर इकाई पावर फैक्टर पर काम करती। DC सामान्य से ज़्यादा है तो ओवर एक्साइटेड, सामान्य से कम है तो निम्न उत्तेजित, और सामान्य पे है सामान्य उत्तेजन। ओवर एक्साइटेड है इसका मतलब अग्रगामी पे काम करेगी। यहाँ कम DC दे रहे हैं, कम उत्तेजित है तो पश्चगामी पे, और सामान्य पे इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। तो वही लाइन लिखी है कि रोटर की उत्तेजना बढ़ाई, आपने बढ़ाई तो बोलो लीडिंग पे काम कर रहा है, और आपने उत्तेजना घटाई तो लेगिंग यानी पश्चगामी।
पावर फैक्टर पर कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पे अब पढ़ते हैं स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अग्रगामी पावर फैक्टर तथा घटाने के लिए पश्चगामी पावर फैक्टर हम प्रयोग करते। नेक्स्ट ये जो लाइन है नीचे की, इसका उपयोग पारेषण लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने, मोटर जनरेटर सेट आदि में किया जाता है। तो अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता। अब भैया पॉइंट आता है कि आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो उसको क्या करो, आप धक्का प्लेट दे करके थोड़ी सी यांत्रिक ऊर्जा दे दो। तो यहाँ पे सामान्य तुल्यकालिक मोटर को प्रारंभ करने की तो पहली आती है कौन सी, पॉलीफेज नहीं है, पोनी मोटर है। इस विधि में सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट से एसी सीरीज मोटर, यानी जो एसी सीरीज मोटर है ना, यूनिवर्सल, इसी को पोनी मोटर कहते हैं। मोटर की शाफ्ट से कपलिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया। इसमें पोनी मोटर यानी एसी सीरीज की गति सिंक्रोनस मोटर से थोड़ी सी क्या होती है, अधिक होती है। जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने लगती है तो पोनी मोटर को क्या कर दिया जाता है, बंद। भाई सीधा सा सिस्टम यह है कि ये तो आपकी सिंक्रोनस मोटर है और यहाँ हमारी ये पोनी मोटर दोनों कपलिंग से जोड़ दिया। ये 1000 है तो ये भैया 1200 लेनी पड़ेगी। क्यों, जैसे ही लोड से जोड़ते हैं तो इसकी घटेगी। अगर आप इसकी 1000 ले लेते हो तो ये 900 पे ही है और आवश्यकता है 1000 की, तो पार कैसे पड़ेगी फिर। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा लिया जाता है और जैसे ही इसका जो रोटर है, भाई इसकी सिंक्रोनस गति तो कितनी है 1000 और रोटर को कितना घुमाना है 1000। जब 1000 घूम जाएगा तो दोनों के चुंबकीय पोल आपस में चिपक जाएंगे और चिपक जाएंगे तो फिर दोनों साथ साथ घूम जाएंगे। फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर इसको अपन बंद कर देते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। ये भाई नट बोल्ट के द्वारा लॉकिंग कर दी आपने, कस दिया, कपलिंग कर दी, चालू में कैसे खोलोगे नट बोल्ट, तो केवल बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोनी मोटर को बंद कर दिया जाता है। दूसरी विधि आती है डीसी मोटर विधि। यह विधि पोनी मोटर विधि के समान होती है। इसमें डीसी सीरीज मोटर या फिर कंपाउंड मोटर भी यूज करते हैं। सेम है, डिट्टो, बस एसी की जगह डीसी लगाई है। दूसरा होता है एक डैम्पर वाइंडिंग। अभी भैया डैम्पर वाइंडिंग सेल्फ स्टार्ट करने के लिए होती है, तो इसमें रोटर के पोल पर डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके मोटर को चलाया जाता। इसको थोड़ा सा आगे और तरीके से पढ़ेंगे। अब आती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। कौन सी आती है, जो मोटर स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहलाती। तो ये कितने प्रकार की, तो ये 2 प्रकार की होती है। जो पहली मोटर होती है आपकी प्रेरण प्रकार ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ हमने एक मोटर ली, यहाँ पे ये स्लिप रिंग मोटर की तरह है, तो यहाँ 3 स्लिप रिंग लगा दी। यहाँ पे चेंज ओवर स्विच है, तो शुरू में इसके साथ काम करता है ये, ठीक है, इसके साथ काम करेगा। 3 फेज हम सप्लाई देंगे। तो भैया मान लीजिए स्लिप रिंग मोटर है, ये कौन सी मोटर है, और स्लिप रिंग है, तो स्लिप रिंग तो सेल्फ स्टार्ट होती है, हो गई सेल्फ स्टार्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी शाफ्ट के एक और यहाँ पे एक्साइटर लगाते हैं। जैसे ही शाफ्ट घूमेगी तो एक्साइटर यानी डीसी शंट जनरेटर घूमेगा तो डीसी पैदा करेगा, और डीसी पैदा करेगा तो 2 स्लिप रिंग पे ये दे दिया और यहाँ से बाहर ले ली अपन ने। बाहर लेकर के ये इस तरह से है, यूँ डीसी आई। अब डीसी आई पहले तो इसके साथ चल रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसको यूँ पकड़ के और तुरंत यूँ कर देते हैं। तो भाई ये तीनों तार है ना, तीनों टर्मिनल, ये प्रतिरोध से तो हट जाएंगे और सीधे किस पे आ जाएंगे, यहाँ। तो यहाँ अंदर, यहाँ पे कौन सी आ रही है, डीसी, और डीसी जाएगी अंदर, और डीसी अंदर जाते हमारा रोटर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। और उत्तेजित होते ही रोटर का चुंबक और स्टेटर का चुंबक दोनों आपस में लॉक हो जाएंगे, और लॉक होते ही फिर वो क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। जब लॉक होकर के साथ साथ चलेंगे उसी को अपन सिंक्रोनस अवस्था कहते हैं।
तो देखो, इस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री अंतर पर स्थापित करके 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। इसके रोटर पर 120 डिग्री अंतर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करके 3 स्लिप रिंग के द्वारा 3 फेज रियोस्टेट व एक्साइटर से जोड़ते हैं। यह तो संरचना है। यहां पे देखो, यह प्रारंभ में प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होती है। शुरू में भाई स्लिप रिंग की तरह ही तो हुई, यानी प्रेरण की तरह स्टार्ट हुई, तथा एक्साइटर द्वारा डीसी वोल्टेज उत्पन्न करके रोटर को प्रदान किया जाता है। तो मोटर सिंक्रोनस की तरह क्या करती है? कार्य करती है। इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता है क्या? शुरू में हमारी स्लिप रिंग की तरह स्टार्ट हो गई थी, इसमें प्राइम मूवर की आवश्यकता नहीं होती। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? क्योंकि हमको पता है स्लिप रिंग का टॉर्क क्या होता है, सबसे उच्च होता है, और यह लोड पर स्वतः ही चालू हो जाती है, जबकि हमारी सामान्य जो मोटर थी वो चालू नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको तो अलग से अपन को यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती थी, जबकि इसको आवश्यकता ही नहीं है यांत्रिक ऊर्जा की। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? सीमेंट मिल है, कपड़ा मिल है, रोलिंग मिल है आदि में किया जाता है। तो भैया इसके अंदर ध्यान रखना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, यहाँ पे बात करते हैं आपकी सैलिएंट पोल ऑटो सिंक्रोनस मोटर। मेन रूप से तो ये है, मेन रूप से होती है ये। अब देखो, सामान्य मोटर ये एक तरह की, ये भी सकल सूरत सामान्य की तरह ही है इसमें, लेकिन हमने इसको ऑटो कैसे बनाया वो चीज़ देखो भैया। इसका अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे इसका एक पोल है, इसका एक पोल ये है, एक पोल ये हो गया और एक पोल इसका ये हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसे था, ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो इसके पोल है ना, पोल शू, यहां पे हमने ड्रिल से होल कर दिए होल, और इसमें हमने तांबे की छड़ें पसा दी। तांबे की काफी सारी छड़ें क्या कर दी? पसा दी। और पसा करके एक मोटा तांबा तार लिया और उसको सबको क्या कर दिया? वेल्डिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया ये। और ये तो फ्रंट है। अब इसको साइड से देखो, जब साइड से देखते हैं ना तो यहाँ पे ये तो शाफ्ट होती है, और ये जो छड़ें हैं वो ये छड़ें ऐसे होती है। तो मेरे ख्याल से ये रोटर तो थोड़ी अपन ने पढ़ा था, स्क्वायरल केज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब ये बोलो यहाँ से डिजाइन है, क्योंकि इसमें 10 तार जैसे यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, तो चारों तरफ आपके जाल सा बन गया, और जाल सा बन गया तो पिंजरा रोटर की तरह काम करेगा। जी हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं। और जैसे पिंजरा रोटर अंदर गया, अंदर जाते ही मामला यहाँ तो टॉर्क पैदा हो गया। टॉर्क होते ही मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होते ही इस शाफ्ट पर क्या बैठा था? एक्साइटर, और एक्साइटर क्या बना देता है? डीसी, और डीसी बनाते ही अंदर जो यहाँ पे क्या थी? वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को क्या पहुंच गई? डीसी पहुंच गई, और डीसी क्या हो गई? उत्तेजित हो गई। उत्तेजित हो गए, हमारे रोटर को भी जोश आने दो। जोश आते कहते मैं तेरे से कम थोड़ी हूँ, कहते ले देख। और जैसे ही ये तेज गति से घूमने लगता है, और यहाँ था हमारा कौन? स्टेटर जैसे 1000 है, पहले जैसे 900 पे चल रहा था, जोश आते ही ये 1000 तक पहुँचता है। 1000 तक पहुँचते ही आपस में दोस्ती कर लेता है, और दोनों भाई साहब आपस में, यानी इसका ये पोल और ये पोल चुंबकित नहीं हो रहे। पोल के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो यानी इसका तो N और इसका S दोनों आपस में जुड़ गए, और दोनों साथ साथ अब क्या कर रहे हैं? ये अब घूम रहे हैं। इसको आपने यांत्रिक ऊर्जा दी क्या? नहीं दी। किसके समान काम करी शुरू में? पिंजरा प्रेरण के समान काम करी शुरू में, और बाद में जैसे घूमी तो रोटर पर हमारा एक्साइटर लगा हुआ था, वो डीसी बनाया, डीसी अंदर पहुंचा दी,
अंदर पहुंचाते जोश पैदा हो गया, जोश पैदा होते ही और तेज गति हो गई, गति तेज होते ही एक गति ऐसे आई, दोनों की गति बराबर, बराबर होते ही लॉक हो गई और लॉक होकर दोनों साथ साथ चलती है, उस समय ये सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करती। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा इसमें पहला क्वेश्चन कि ये आपने सेल्फ स्टार्ट की, ठीक है, आपने ऐसा क्या किया? तो हम सीधा कहेंगे कि भैया हमने यहाँ पे एक पोल थे, पोल पर छेद किए, छेद करने के बाद इसमें कॉपर की छड़ें इसके अंदर पसा करके सभी को शॉर्ट सर्किट कर दिया एक मोटे तांबे तार के द्वारा, जिसे अपन डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। पहला क्वेश्चन, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है? रोटर पर, स्टेटर पर, स्टेटर के पोल पर, रोटर के पोल पर। तो ध्यान रखना पहला ऑप्शन आएगा रोटर पर, और उसे ही हम ठोकेंगे ज्यादातर। रोटर के पोल पर करते हैं, ना कि रोटर पर। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, रोटर के पोल कह दो, पोल सू को पोल ही कहेंगे यहां। तो ये रोटर है, ठीक है। आगे अब देखो, इस मोटर के रोटर पर सैलिएंट पोलों पर शॉर्ट सर्किट तांबे के चालक स्थापित किए जाते हैं, जिससे यह रोटर पिंजरा प्रकार बन जाता है। बन गया पिंजरा। यह मोटर प्रारंभ में पिंजरा प्रेरण मोटर की तरह क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी, यानी कार्य करती है। रोटर पर एक्साइटर से डीसी सप्लाई देने पर सिंक्रोनस की तरह चलती रहती है। इसका उपयोग पारेषण लाइनों का पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। यही लाइन मोस्ट है बस। आगे देखो, जब सामान्य सिंक्रोनस मोटर तथा ऑटो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे सिंक्रोनस कैपेसिटर यानी तुल्यकालिक संधारित्र मोटर कहते। ये लाइन वेरी मोस्ट है कि तुल्यकालिक संधारित्र मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोटर पावर फैक्टर सुधारती है, इसलिए इसको अपन सिंक्रोनस कैपेसिटर मोटर भी कहते। निम्न गति सिंक्रोनस मशीनें अक्सर हाइड्रोलिक टरबाइन द्वारा संचालित होती है, ये जरूर नहीं है। यह सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है तो वह अवस्था फ्लोटिंग अवस्था कहलाती। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर की तरह क्या करती है? यानी ओवर एक्साइटेड होगी तो उसमें धारा क्या होगी? आगे होती है वोल्टेज से। तो ये आपके कैपेसिटर की तरह क्या होती है? कार्य करती है। यहाँ पे है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर प्रेरक यानी चौक की तरह कार्य करती है। देखो भाई, यहाँ एक तरफ अवस्था ली और एक तरफ अपन ने पावर फैक्टर लिया, तो यहाँ कई बार कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अवस्था और एक तरफ क्या ले लिया? पावर फैक्टर। अवस्था का मतलब है कि आप डीसी सामान्य से ज़्यादा दे चुके, तो यानी ओवर एक्साइटेड कर दिया। जब ओवर एक्साइटेड होती है तो सिंक्रोनस मोटर किस पे काम करेगी? लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी। जो समझ नहीं पाता है वो अग्रगामी लिख लेना कि साहब मैं तो भूल जाता हूँ कई बार ये लीडिंग क्या है, लेगिंग क्या है। तो भैया अपनी भाषा में आप अग्रगामी लिख सकते हो। एक होता है अंडर एक्साइटेड, और अंडर एक्साइटेड पर जब काम करता है तो वो लेगिंग। लेगिंग का मतलब होता है पश्चगामी। तो ये पश्चगामी पावर फैक्टर पर काम करती है। कब? अंडर पर। और सामान्य उत्तेजना पर इकाई पावर फैक्टर यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती। तो यूनिटी कह दो, यूनिट कह दो, एकक कह दो, इकाई कह दो, ठीक है। तो इस पर कार्य करती है। नेक्स्ट है नोट, इसके रोटर में तांबे की छड़ों को मोटे तांबे तार के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, जिसे डैम्पर वाइंडिंग कहते। ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है हंटिंग दोष यानी फेज स्विंगिंग दोष। भैया आपकी मोटर होती है और जब एकदम से लोड कम कर दिया जाता है रोटर से या एकदम से बढ़ा दिया जाता है ना, तो रोटर कंपन करने लगता है। क्या करता है? कंपन करने लगता है। उस कंपन स्थिति को ही अपन क्या कहते हैं? हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं।
जब यहाँ पे फेज स्विंगिंग दोष को अपन दूर करते हैं तो दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। किसका वाइंडिंग का? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये तो दोष हो गया। देखो सिंक्रोनस मोटर पर अचानक क्या? अचानक लोड बढ़ाने पर रोटर कंपन यानी दोलन करने लगता है, जिसे हम हंटिंग दोष कहते हैं। हंटिंग दोष निम्न कारण से होता है। क्या क्या है? पहला कारण तो है लोड परिवर्तन, पहला तो यानी 100 में से 90% तो यही है अकेला, बाकी 10% में तो लेरे लगू हो रहा है। वोल्टेज का परिवर्तन होता है तो भी दिक्कत आती है, और फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन आता है तो भी दिक्कत होती है। लेकिन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में तो अपन कहते हैं 3% और 5% परिवर्तन है, बाकी 90% तो मामला यही है लोड से। तो वैसे तीनों के कारण यहाँ पे फेज स्विंगिंग यानी कि आपका हंटिंग दोष होता। चलो जो हो गया सो हो गया, अब इसको दूर तो करो, मनाओ अब इसको, रूस गया ये। तो यहाँ पे निवारण क्या है? तो निवारण ये है कि भैया डैम्पर, ये रहा, मोटर के रोटर पोल पर डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके हंटिंग दोष को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्योंकि जैसे आपने लोड का मान बढ़ाया, लोड का मान बढ़ाते ही अतिरिक्त धारा बढ़ जाती है, और अतिरिक्त धारा बढ़ जाती है तो उस धारा को सहन करने के लिए अतिरिक्त वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसे अपन डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। डैम्पर वाइंडिंग, अवमंदक वाइंडिंग, जिसे अमोर्टिसायर वाइंडिंग या स्पीज वाइंडिंग भी कहते हैं। एक वाइंडिंग नहीं है नाम, डैम्पर वाइंडिंग को क्या कहेंगे? अवमंदक वाइंडिंग, इसी को अमोर्टिसायर वाइंडिंग या स्पीज वाइंडिंग कहते। अब देखो, यह मोटे तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। यह रोटर के पोलों पर स्थापित करते हैं, ये भी सही बात है। इसे किसी भी सप्लाई से संयोजित नहीं करते। भाई यहाँ साफ साफ ये अपन ने समझ लिया, ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसको शॉर्ट करके यूँ तो शॉर्ट कर दिया। यहाँ सप्लाई की आवश्यकता क्या हुई? नहीं हुई, तो इसे किसी भी सप्लाई से नहीं जोड़ते। और यह लेंज सिद्धांत पर क्या होता है? कार्य करता है। क्योंकि यहाँ स्टेटर था, स्टेटर के अंदर एसी है, एसी कारण यहाँ पे ईएमएफ आ जाता है, तो लेंज सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन रनिंग अवस्था में इस डैम्पर वाइंडिंग पर 0 वोल्टेज ईएमएफ होता है। शुरू में तो होता है, लेकिन यानी रनिंग अवस्था में इस पर ईएमएफ क्या होता है? 0 होता है। आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो रनिंग अवस्था होती है, तो रनिंग अवस्था में डैम्पर वाइंडिंग पर ईएमएफ पूछे तो कितना होता है? तो यहाँ 0 होता है। डैम्पर वाइंडिंग के काम बताओ। पहला काम सिंक्रोनस मोटर को स्वचालित करना, दूसरा बताओ हंटिंग दोष को कम करना, और तीसरा होता है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना होता है। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, डैम्पर वाइंडिंग कार्य, डैम्पर वाइंडिंग पूरी इंपॉर्टेंट है। डैम्पर वाइंडिंग पूरी की पूरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। और अक्सर क्वेश्चन आता है, तो डैम्पर वाइंडिंग बताओ कौन से तार की बनेगी? अरे मोटा तो लेंगे, लेकिन कंपनी तो बताओ उसकी। अरे तांबा धातु। तो मैंने कि कैसे तो याद रहे, दिमाग में क्या है, थोड़ी जंग ज़्यादा लग गई, डेट ज़्यादा आने के कारण। तो यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग किस धातु की बनेगी? तांबे की, और उसका साइज आकार मोटा होता है। कौन सी सप्लाई देते हैं? कोई सी भी नहीं देते हैं। कहाँ स्थापित करते हैं? रोटर के, फील्ड मत बोले, रोटर के पोल बोलो बस, रोटर के पोल पर। वो ऑप्शन नहीं, वो बोल रहा है जो गलत नहीं बोल रहा, वो भी सही है, लेकिन यहाँ रोटर के पोलों पर, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट आपके आता है कि डैम्पर वाइंडिंग किस सिद्धांत पर काम करती है? लेंज सिद्धांत। अब आता है डैम्पर वाइंडिंग के काम। तो पहला कार्य तो उसका होता है सेल्फ स्टार्ट करना, हंटिंग दोष को दूर करना, और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना होता। फिर इसके उपनाम भी याद रखना। डैम्पर वाइंडिंग को अवमंदक वाइंडिंग भी कहते हैं, अमोर्टिसायर वाइंडिंग और स्पीच वाइंडिंग भी कहते हैं। क्लियर यहाँ पे? कोई डाउट? अब आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में
वी वक्र कह दो चाहे यू वक्र कह दो, तो ये सीधा यू या फिर वी वक्र है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। सबसे पहले तो वो पूछेगा सिंक्रोनस मोटर में जो वक्र बनता है वो कौन सा बनता है, तो सीधा याद रखो या तो वी शब्द आएगा या यू आकृति का आएगा। ठीक है, बनता है। बनने के बाद में ये देखो किस किसके मध्य बनता है, तो भैया एक शब्द तो आएगा आपका आर्मेचर धारा और एक आएगा फील्ड धारा आई एफ। कट रहा है तो लिख लेना। तो यहाँ पे एक तो होता है फील्ड धारा और एक होता है आर्मेचर। दोनों धाराओं के मध्य में जो ग्राफ खींचा जाता है वो आपका एंटी वी वक्र कहलाता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा जैसे यहाँ है तो ये आपका क्या है, लेगिंग। ये क्या है, लेगिंग पावर फैक्टर। धीरे धीरे जैसे अपन ने लोड बढ़ाया, धीरे धीरे देखो लोड शुरू में कम था ना, तो यहाँ लेगिंग पावर फैक्टर था। लेगिंग पावर फैक्टर यहाँ है इधर, तो यहाँ पे ये आर्मेचर धारा है ज़्यादा है तो ये लेगिंग पावर फैक्टर है। और जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता है। यहाँ आपकी फील्ड धारा कम है इसलिए लेगिंग पावर फैक्टर है। फिर धीरे धीरे बढ़ाया और एक पोजीशन यहाँ पे ऐसी आ गई कि यहाँ पे नीचे आया जैसे, तो इस पोजीशन पर ये इकाई पावर फैक्टर होता है। लेकिन जब लोड धारा और बढ़ाएंगे तो ये सामान्य से ओवर एक्साइटेड हो गई। ओवर एक्साइटेड होती है तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपका ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो ज़्यादा बढ़ेगी तो ओवर पे क्या होगा, लीडिंग, और कम पे क्या होगा, लेगिंग होता है। तो आपको केवल एक ही याद रखना है कि एक्स अक्ष पे तो फील्ड धारा, एक्स अक्ष पे तो फील्ड धारा और भैया वाई अक्ष पर आर्मेचर धारा होती है। तो के बीच बना वक्र आपका वी या फिर यू वक्र कहलाता है। अब एक जस्ट इसका उल्टा आता है। अब यहां पे आता है, ये सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है। तो यहां पे सिंक्रोनस मोटर में एंटी का मतलब होता है उल्टा वी या यू वक्र। जिसके दिखाई नहीं दे रहा है वो लिख लेना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिंक्रोनस मोटर में एंटी का मतलब कोष्टक में है उल्टा, वी या यू वक्र। और इसमें एक लाइन याद रखनी है कि बड़ा किस किस के मध्य होता है। तो भैया यहाँ पे एक तो आपके फील्ड धारा होती है, फील्ड धारा, और एक होता है पावर फैक्टर। तो फील्ड धारा और पावर फैक्टर, यहाँ आई एफ लिख रखा है, आई एफ। तो आई एफ और आपका यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच में जो ग्राफ बनता है वो आपका एंटी वी वक्र होता है, यानी उल्टा वी वक्र होता। बस इतना ही याद रखना है। आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के मध्य बनता है वो तो सीधा, और फील्ड धारा और कॉस थीटा के मध्य बनता है वो उल्टा वी वक्र होता है। तो यहाँ फील्ड धारा तो एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे कौन आता है, ये आपका पावर फैक्टर। ध्यान रखना धारा ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली तरफ तो आपका लीडिंग ही रहेगा, और यहाँ आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। यहाँ बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर निम्न हो जाता है। पहली बात तो अपन कहेंगे कि मशीनों में पावर फैक्टर निम्न नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती से हो जाए तो भाई हानि होगी कि लाभ, तो हम कहेंगे हानि। अरे बुखार चढ़ जाए तो फिर फायदा, लाभ होगा कि हानि होगी, हानि होगी। इसी प्रकार इसके बुखार चढ़ गया यानी कि क्या हो गया, इसमें पावर फैक्टर कम हो गया। पावर फैक्टर कम हो जाता है तो पावर फैक्टर कम क्यों हुआ, क्या कारण था, तो यहाँ पे अपन कहते हैं भाई पावर ट्रांसफार्मर एक तो इसका कारण है, ठीक है। दूसरा आर्क वेल्डिंग है, प्रेरण भट्टी है और हीटिंग एलिमेंट। अगर ऐसे उपकरण चलाते हैं ना तो वहाँ पावर फैक्टर निम्न होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है चलो गलती से कम हो गया लेकिन सुधारो तो सही। सुधारते हैं तो पहला है लाइन के समांतर क्रम में ट्रांसफॉर्मर के पास, लाइन के एक तो समांतर क्रम में
और ट्रांसफॉर्मर के पास सिंक्रोनस मोटर हम प्रयोग करके पावर फैक्टर को क्या करते हैं, सुधारते हैं। दूसरा देखो, लाइन के समांतर क्रम में ट्रांसफॉर्मर के पास कैपेसिटर लगा करके पावर फैक्टर को क्या करते हैं, सुधारते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर था सिंक्रोनस मोटर, अब देखो इसमें एक से ज़्यादा है, कम है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है, सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसके स्टेटर में बताओ सप्लाई कौन सी देते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में सप्लाई कौन सी देते हैं। सप्लाई कौन सी देते हैं तो अपन बोलेंगे एसी। कितने फेज, 3 फेज, 3 फेज, और वो भी कितना वोल्टेज, 440 वोल्टेज अपन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चर्चा करते हैं। 440 कह दो, 420 कह दो, 415 कह दो, 400 कह दो, 450 कह दो। नेक्स्ट अपन कहते हैं जैसे रोटर होता है, रोटर में कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी देते हैं। कितनी देते हैं, किसके द्वारा देते हैं, एक्साइटर के द्वारा देते हैं। एक्साइटर कहाँ लगा होता है, शाफ्ट पर लगा होता है। सिंक्रोनस मोटर को कितनी जगह सप्लाई देते हैं, 2 जगह। स्टेटर पे एसी, रोटर पर डीसी देते हैं। इसलिए ये 2 जगह उत्तेजित होती है, इसी कारण इसे दोहरा उत्तेजन यानी डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। क्या सिंक्रोनस मोटर स्वचालित होती है, जी नहीं, ये अस्वचालित होती है। और इसको प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे इसको यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, इसको यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा प्राइम मूवर के द्वारा अपन प्रदान करते हैं। सिंक्रोनस मोटर की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, KVA। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्लिप होती है उसका मान कितना होता है, तो 0 होता है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। सिंक्रोनस मोटर सामान्यतः कौन से पावर फैक्टर पर काम करती है, तो इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। वैसे इकाई, अग्रगामी और पश्चगामी तीनों पावर फैक्टर पर वो आसानी से कार्य करती, लेकिन सामान्यतः आपसे पूछते हैं तो इकाई पावर फैक्टर पर वो कार्य करती। सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसको प्रारंभ करने के लिए कितनी विधि प्रयोग करते हैं, 3। एक होती है पोनी मोटर द्वारा, दूसरी होती है डीसी मोटर द्वारा, तीसरी होती है आपकी डैम्पर वाइंडिंग द्वारा होती है। जो आपकी सामान्य सिंक्रोनस मोटर होती है उसका उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत घड़ी होती है वहाँ पे भी सिंक्रोनस मोटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन कहते हैं ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है। तो मेरे दोस्तों ऑटो सिंक्रोनस में बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे रोटर के जो फील्ड पोल होते हैं, रोटर के जो पोल होते हैं उस पर ड्रिल से होल करके और उनके छेद के अंदर, होल के अंदर कॉपर की, तांबे की छड़ें फंसाई जाती है और उन सभी छड़ों को डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट करने के कारण वो पिंजरा रोटर बन जाता है। तो शुरू में पिंजरे की तरह वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। और शुरू में पिंजरे की तरह स्टार्ट होती है तो शाफ्ट पर लगा एक्साइटर, शाफ्ट पर लगा एक्साइटर डीसी रोटर को प्रदान करता है और रोटर उत्तेजित हो जाता है। और अब रोटर जो है, रोटर की गति वो सिंक्रोनस गति की क्या आ जाती है, बिल्कुल बराबर आ जाती है और हमारी मोटर सिंक्रोनस अवस्था पर कार्य करने लग जाती है और वो सिंक्रोनस गति पे चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोटर ओवर एक्साइटेड पर काम कर रही है, मोटर ओवर एक्साइटेड पे काम कर रही है तो बताइए पावर फैक्टर कौन सा, तो लीडिंग। अगर अंडर एक्साइटेड पर काम कर रही है तो लैगिंग, और सामान्य पे काम कर रही है तो
तो इकाई पावर फैक्टर पर। इसमें दो प्रकार के वी वक्र बनते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। सीधा वी वक्र होता है वो आर्मेचर धारा और फील्ड धारा, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा दोनों के मध्य बना होता है, तो वो आपका सीधा वी वक्र होता है। उल्टा वी वक्र होता है जो फील्ड धारा और पावर फैक्टर, फील्ड धारा और पावर फैक्टर के मध्य बनता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? एंटी वी वक्र कहलाता है। कौन सा वी वक्र? एंटी वी वक्र कहलाता। तो ये अपन ने पूरा रिवीजन भी कर लिया। ठीक है दोस्तों।